नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, ये जो रोज़ बरोज़ मॉब लिंचिंग के मामला बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बन रहा है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत अहम बात है, क्योंकि जो मॉब लिंचिंग है वो कोई नया मामला नहीं है। ख़ास तौर से जब मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत आई तो हुकूमत चाहती है नहीं चाहती ये एक अलग मसला है, लेकिन जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हुकूमत आई है ये हमारी सरपरस्ती कर रही है, और इसीलिए उनके बहुत ज़्यादा हौसले बुलंद हैं। और आप देख लीजिए कि मुसलसल जो है इसमें इजाफ़ा होता रहता है, और ख़ास तौर से जब इंतखाबात आते हैं तब इस मामले में कानून बनाने के लिए कई बार कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद गाइडलाइन जारी की और ये कहा कि इसकी जवाबदेही जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पर कानून बनाया जाए। सेकुलर जमातें जो इल्ज़ाम लगाती हैं बीजेपी पर, तो जहाँ कम से कम सेकुलर हुकूमत है, मसलन राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ भी अभी एक मामला सामने आया है। तो वहाँ की हुकूमत तो बना सकती है कम से कम कानून कि जो भी मॉब लिंचिंग की वारदात को अंजाम देगा उसके ख़िलाफ़ क्या कानून होगा। जैसे ट्रिपल तलाक पर बना दिया कि अगर 3 तलाक दिया गया तो 3 साल की सज़ा होगी, और क्या क्या ये सब पूरा बना दिया गया। इस तरीके से और कानून बनाए गए हैं, UAPA बना दिया गया। तो ये जो टेररिज़म है, ये इसको हम ये कहेंगे कि ये भी एक दहशतगर्दी की शक्ल है कि आप टेरराइज़ कर रहे हैं एक कौम को। अच्छा, फिर इससे मुस्लिम ही निशाना नहीं बन रहे हैं। आप देखिए कि इसमें जो कमज़ोर तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो टेररिज़म एक तरीके का मुल्क में फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ठोस कानून बने और उसके तहत कार्रवाई हो जाए। अब मालूम हुआ कि हो गई वारदात, कुछ लोग अरेस्ट भी कर लिए गए, दूसरे दिन ज़मानत पर छोड़ भी दिया गया उन्हें। कुछ लोगों की ड्रामाई ही अरेस्टिंग हुई दिखाने के लिए, फिर छोड़ दिए गए। वरना देखिए, इतनी हिम्मत कैसे होगी कि एक शख्स जो है एक ग्रुप मार भी रहा है, वीडियो भी बना रहा है, उसको वायरल भी कर रहा है और बोल भी रहा है। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कोई ना कोई तो है जो सरपरस्ती कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा। तो अगर कानून बन जाता है इसके ख़िलाफ़ तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर लगाम लगेगी और कानून बनना चाहिए। अगर कानून नहीं बनेगा तो जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत, उस पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहेगा कि उसकी सरपरस्ती हासिल है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि इस पर एक ठोस और सख्त से सख्त कानून बने, ताकि मुल्क का माहौल जो है वो ख़राब न हो, हालात कशीदा न हो। क्योंकि आए दिन ऐसी ख़बरें आ रही हैं। कहीं अभी उज्जैन का मामला है, सामने आया है, वहाँ आप देख लें। इससे पहले यूपी से आया, राजस्थान से आया और दूसरी जगहों से, इंदौर से भी आया था। कहीं चूड़ी वाले को, अब इसको उज्जैन में जो है जो एक कबाड़ बेचने वाला है उसको जय श्री राम के नारे न लगाने पे मुझे तो हैरत ये होती है कि मतलब क्या है ऐसा, क्या ऐसे कहलवा देने से महज जो है कि आप जय श्री राम कह दीजिए तो उससे क्या मतलब श्री राम की इमेज बढ़ जाएगी, उनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी, क्या जाएगा? क्या कोई इस तरीके से ईमान ले आएगा क्या? मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन ये कुछ ताकतें हैं जो अपने मुफाद के लिए ये सब करती हैं। जी मुमताज़ साहब, ये सब जो हो रहा है, कहीं असम्बली इंतखाबात जो हो रहे हैं उसके पेश नज़र तो नहीं किया जा रहा? हाँ, ये भी कल मैंने इंकलाब के लिए बात की, जो कांग्रेस के कौमी तर्जुमान हैं मीम अफजल साहब से मैंने बात की, जो CPI के कौमी सेक्रेटरी हैं अतुल कुमार अंजान जी से,
तो उन्होंने यही बात कही कि ये पूरा जो है पोलराइजेशन का गेम है। देखिए फिर वही बात आ गई कि कहीं ना कहीं सुई जो है घूमती है फिर हुकूमत की तरफ। उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात कही कि दरअसल ये जो चीज़ सामने आ रही है, इलेक्शन के टाइम पे आ रही है, तो ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है, एक ख़ास तबके को पोलराइज़ करने के लिए सब किया जा रहा है। और वरना क्या है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर और गोवा में इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में लेकिन मुझे फिर भी इस पे बड़ा शक होता है कि क्या वाकई इस तरीके से वोट बैंक को पोलराइज़ किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल इसमें एक तबका जो है, ख़ुद अतुल कुमार अंजान ने कहा कि एक तबका जो है वो ये सब अंजाम देता है, दूसरा तबका जो है उसको हवा देता है। तो एक माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा मुस्लिम तबके की कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देखें कि वो सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं, कहीं मुश्तिल नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी नज़रें अदालत पर हैं, उनकी नज़रें हुकूमत पर हैं, उनकी नज़रें इंतज़ामिया पर हैं, और कि ये जो है हमें इंसाफ दिलाएंगे। जो हो रहा है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक और गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, गरीब को, चूड़ी बेचने वाले को। हाँ, एक कार्टून बहुत अच्छा छपा, उसमें कहा कि साहब ये क्या चूड़ी बेचने वालों को क्यों पीटा गया, और वो चूड़ी बेचने वाला चूड़ी क्यों बेच रहा था, इसके लिए हुकूमत है। जब हुकूमत रेल सेल सब बेच रही है तो चूड़ी भी बेच लेगी हुकूमत। तो ये इस तरीके के तंज भी सरकार को झेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये यकीनन उनको लग रहा होगा कि इस तरीके का माहौल बना करके और इलेक्शन में फ़ायदा उठाया जाए, ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि महज इसके लिए ये चीज़ की जा रही है मुनासिब नहीं है, और सरकार को बहरहाल इस जानिब देखना चाहिए। और ये इससे देखिए पूरी दुनिया में एक बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। हम अपना मुआजना, हम अपना मुकाबला किसी ऐसे मुल्क से नहीं कर सकते, ना हम अफ़गानिस्तान से कर सकते हैं, ना हम पाकिस्तान से कर सकते हैं, ना हम दूसरे कंट्रीज़ से कर सकते हैं कि वहाँ चूँकि हो रहा है तो हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान का एक अलग मिजाज है, हिंदुस्तान की अलग एक पहचान है दुनिया में। हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान के अपने अलग मरासिम हैं, हिंदुस्तान के रिश्ते इजराइल से भी हैं, हिंदुस्तान के रिश्ते ईरान से भी हैं, हिंदुस्तान के रिश्ते जो हैं वो रशिया से भी हैं, और हिंदुस्तान के रिश्ते जो हैं वो अमेरिका से भी हैं, हिंदुस्तान के रिश्ते आप चीन से भी हैं, और हिंदुस्तान के रिश्ते जो हैं वो सऊदी से भी हैं। तो ये चूँकि एक बड़ा मुल्क है, बड़ा जमहूरी मुल्क है, तो एक बड़े जमहूरी मुल्क का मुआवजना एक ऐसे गैर मुनज़्ज़म मुल्क से कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन में महज कामयाबी के लिए अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं या लाशऊरी तौर पर हो रहा है, कुछ ताकतें हैं जो सर उठा रहे हैं, तो उनको बहरहाल कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। जी मुमताज़ साहब, आखिर इस मामले में अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो खामोशी इख्तियार क्यों की हुई हैं? देखिए यही बात है ना कि अपोजिशन पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, या और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो न जाने क्यों बिल्कुल से चुप्पी साध लेती हैं, बोलती नहीं। दलित पर होता है तो कहीं ना कहीं बोलती हैं, लेकिन मुस्लिम पर होता है तो कोई हमदर्दी के लिए भी नहीं जाता है कि उसके घर की। और उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि कहीं हिंदू वोट बैंक उनसे न निकल जाए, नाराज़ हो। ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक ऑर्डर आया था, उनका एक तबसरा आया था, उसमें उन्होंने ये बात कही कि डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हिफाजत की जाती है। अगर माइनॉरिटी की हिफाजत नहीं की जाती तो इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। यानी अक्सरियती तबके को कोई ख़तरा नहीं होता, वहाँ पे जो अक़लियत में होते हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनको ख़तरा लाक होता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अगर मुस्लिम के साथ कोई खड़ा हो जाए तो मुस्लिम अपीज़मेंट की बात की जाती है। साहब ये तो अपीज़मेंट कर रहे हैं इनको। भाई अपीज़मेंट नहीं है,
बल्कि ये एक जमहूरियत का कानून है, निज़ाम है कि आप अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जो कमज़ोर होगा उसी की तो मदद की जाएगी, जो बहुत बड़ा है उसकी क्या मदद करें, जो 80% हैं उनकी क्या मदद, जो 20% हैं उनके साथ मसला है। तो अब आप बताइए कि इतनी ज़्यादा लिंचिंग आपने सुनी होगी अब तक, क्या कहीं आपने ये भी सुना कि एक मुस्लिम ग्रोह ने किसी हिंदू को, किसी पंडित को, किसी ठाकुर को मार दिया हो, इस तरीके से लिंच कर दिया हो? क्या आपने सुना? नहीं सुना। तो मतलब कहने का कि ये चीज़ें जो हैं वो गौर करना चाहिए। और अपोजिशन जो है वो वोट तो चाहती है मुसलमानों का, क्योंकि उनको लग रहा है कि बगैर मुस्लिम वोट बैंक के उनकी काम नहीं चलेगा, उनका काम नहीं चले, लेकिन वो उनके साथ नहीं खड़े होना चाहते। उनको लगता है कि फिर जो हिंदू वोट है वो चला जाएगा। तो ये दौर जो है असल में अगर देखा जाए तो मुस्लिम अपीज़मेंट की बजाय हिंदू अपीज़मेंट का एक तरीके से हो गया है कि इनको अब आप देख लीजिए, ब्राह्मण वाद जो है यूपी में चल रहा है। मायावती जो दलित पार्टी है बीएसपी, वो कर रहे हैं ब्राह्मण वो मूवमेंट चला रही, कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो परशुराम मंदिर जो है वो बनाने का ऐलान कर रही है और वो भी तमाम लोगों को ला रही है। हाँ, तो कांग्रेस तो है ही है। तो इस तरीके से ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। सवाल ये है कि लीडर तो वही है जो सच्चाई की बात करे, जो हक की बात करे। कहीं भी देखिए दुनिया में कहीं भी गलत हो तो आपको सच की तरफ खड़े होना है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी अगर ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, नाजायज़ काम किया जा रहा है, गैर इस्लामी काम किया जा रहा है और इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है, उस पर भी हमें बोलना चाहिए, खड़े होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन को बजाय ये कि सोचें कि पोलराइजेशन होगा नहीं होगा, देखिए जब आप सच बोलते रहेंगे, ठीक है, तो आपको फिर साथ मिलेगा। उसमें कम ज़्यादा से नहीं होता है। आप महाभारत देख लीजिए कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन जीत जो है पांडव की हुई, कम थे। हाँ, तो क्यों जीत हुई? क्योंकि वो हक पर थे। तो जो हक पर होता है उसकी जीत होती है। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सही है वो बात अपोजिशन को बोलनी चाहिए, हुकूमत को आईना दिखाना चाहिए, और यही अपोजिशन काम है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।